नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो क्लास होगी हमारी वो अक्षांश और देशांतर पर ही आधारित होगी। पार्ट 2। पिछली क्लास में आपने अक्षांश और देशांतर से संबंधित 20 क्वेश्चनों को देखा हुआ था। आज भी हम अक्षांश और देशांतर से संबंधित 20 क्वेश्चनों को लेकर के आए हुए हैं और इससे परीक्षाओं में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला सवाल है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रधान देशांतर, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी अक्षांश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अक्षांश। यानी अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश एक प्रकार के कोण या कोणीय दूरी होते हैं जिनका मापन पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है और आधार माना जाता है इक्वेटर को। तो जैसे बेटा ये सपोज दैट ये हमारा ग्रिड है। ग्रिड आप जानते हैं किसे कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। और हमारे ग्लोब पर जो भी हॉरिजेंटल सर्किल होते हैं, इमेजिनरी हॉरिजेंटल सर्किल होते हैं, उन्हें अक्षांश कहते हैं। और जो भी वर्टिकल लाइन खिंची होती हैं उन्हें देशांतर के नाम से जाना जाता है। तो जैसे इस प्रकार से ये जितनी भी हॉरिजेंटल लाइन है, ये लाइन ना होकर के एक्चुअल में सर्किल है, तो ये अक्षांश है। और ये जितनी भी वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है इन्हें देशांतर के नाम से जाना जाता है। तो सपोज दैट ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री लेटीट्यूड, इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड। और ये हमारे पोल है, पोल पर 90 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर है। और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ पोल पर है। और सपोज दैट कि ये हमारी इक्वेटर है, और ये पृथ्वी का केंद्र है, तो अक्षांश क्या है? तो अक्षांश एक प्रकार के कोणीय दूरियां होती हैं जिनका मापन पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है। और अगर ये कोणीय दूरी या कोण है, जैसे कोई प्लेस ए है या कोई प्लेस यहाँ पर बी है या कोई प्लेस यहाँ पर सी है, तो सपोज दैट हमारी पृथ्वी पर स्थित कोई भी प्लेस पृथ्वी के केंद्र के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाता है उसी को ही अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो अक्षांश किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी पर कोई भी प्लेस, कोई भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मान करके जितने डिग्री का कोण बनाता है उसी को ही अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और अक्षांश की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है और अक्षांश की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 होती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर है, अगर आप इक्वेटर पर है, तो इक्वेटर जिन जिन बिंदुओं से होकर के गुजरती है वो सारे के सारे बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसलिए इक्वेटर का अक्षांश या इक्वेटर का लैटिट्यूड 0 है। और यदि हम इक्वेटर से उत्तर की ओर जाएं या इक्वेटर से दक्षिण की ओर जाएं, तो अगर आप इक्वेटर से उत्तर की ओर इस बिंदु ए पर पहुँचे और सपोज दैट ए बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में 20 डिग्री का कोण बनाता है, तो ए का अक्षांश हो जाएगा 20 डिग्री लेटीट्यूड। और अगर ये सपोज दैट ये बी बिंदु है, और सपोज दैट ये बी बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाता है। सपोज दैट ये बी बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो बी का अक्षांश हो गया 45। इसी प्रकार से सपोज दैट ये सी बिंदु है, अगर ये सी बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस सी का अक्षांश हो गया 60 डिग्री। तो एक प्रकार से अक्षांश क्या होते हैं? कोण होते हैं। और इस कोण का मापन कहाँ से किया जाता है? इस कोण का मापन या मेजरमेंट पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है। और जो है इसमें आप आगे चल करके एंगुलर डिस्टेंसेस भी सीखेंगे। तो अगर हम इक्वेटर के नॉर्थ जाएं, इक्वेटर के साउथ जाएं, तो इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ जाते हैं, तो जो हम कोणीय दूरियां मापते हैं उन्हीं कोणीय दूरियों को ही अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ऐसे अगर हम
सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे। तो सपोज दैट सदर्न हेमिस्फीयर में ये बिंदु x है, ये बिंदु y है और ये बिंदु z है। अगर x बिंदु 10 डिग्री का एंगल बनाता है तो x का लैटिट्यूड हो जाएगा 10। अगर y बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में 20 डिग्री का एंगल बनाता है तो y का लैटिट्यूड हो जाएगा 20। अगर ये z बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है तो z का जो अक्षांश होगा वो 60 डिग्री अक्षांश होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश कुछ नहीं बल्कि कोण होते हैं और इन कोण का मापन पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे भारत के मुख्य भूमि पर स्थित जो बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, ठीक है। सपोज दैट जैसे ये इंडिया है, तो जो इंडिया का जो सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर इंदिरा कौल है और इसका अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिण में स्थित यहाँ पर कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कन्याकुमारी पृथ्वी के केंद्र के साथ में 8 डिग्री 4 मिनट का कोण बनाता है। और जो भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जिसका अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट है, तो इसका मतलब है कि इंदिरा कौल पृथ्वी के केंद्र के साथ में 37 डिग्री 6 मिनट का कोण बनाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है बच्चों। नेक्स्ट सवाल, अगला जो सवाल है वो भी लगभग इसी प्रकार का है कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। और ऑप्शन ए है कि पृथ्वी के केंद्र से इनका मापन किया जाता है, भूमध्य रेखा से मापी जाती हैं ये कोणीय दूरियां, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती हैं, और चौथा है ध्रुवों से मापी जाती हैं। तो अभी आपने सीखा कि अक्षांश एक प्रकार के कोण होते हैं और इस कोण का मापन पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है। और जैसा कि आपने सीखा था पिछले वाले डायग्राम में कि यही बात इस सवाल में भी कही गई है कि अक्षांश क्या है। तो अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या भूमध्य रेखा के दक्षिण मापी गई कोणीय दूरियां होती हैं जिनका मापन पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल। और अगला सवाल है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए, एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी। ऑप्शन बी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण। ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ऑप्शन डी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे बच्चों कुछ स्पेशल अक्षांश रेखाएं होती हैं। जैसे आपने अक्षांश अभी सीखा कि अक्षांश क्या है। सपोज दैट ये इक्वेटर है और ये हमारी पृथ्वी की सतह है। हमारी पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे ऐसे बिंदु स्थित हैं बेटा, बहुत सारे ऐसे बिंदु स्थित हैं। जैसे ये कोई प्लेस ए है, ये कोई प्लेस बी है, ये कोई प्लेस सी है, ये डी है, ये ई है। और सपोज दैट ये एक्स है, वाई, जेड, यू और वी। और ये 0 डिग्री अक्षांश हमारा इक्वेटर है। और सपोज दैट ये पृथ्वी का केंद्र है। तो सपोज दैट बिंदु ए
पृथ्वी के केंद्र के साथ में 10 डिग्री का कोण बनाता है, बी पृथ्वी के केंद्र के साथ में 20 डिग्री का कोण बनाता है। तो चूंकि ए पृथ्वी के केंद्र के साथ में 10 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए ए का अक्षांश 10 डिग्री हो जाएगा, बी का अक्षांश 20 डिग्री हो जाएगा। और हमारी पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, हमारी पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो पृथ्वी के केंद्र के साथ में, हमारी पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो पृथ्वी के केंद्र के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी का जो साउथ पोल है वो भी पृथ्वी के केंद्र के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसलिए हमेशा जो पृथ्वी के पोल्स होते हैं उनका अक्षांश 90-90 होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है उसके लिए हम 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का प्रयोग करते हैं, और जो पृथ्वी का साउथ पोल है उसके लिए हम 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें तो यदि आप इक्वेटर से पोल तक जाएंगे, ठीक है, सपोज दैट ये इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल तक जाएंगे, किसी भी पोल, चाहे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जाएं, चाहे आप इक्वेटर से साउथ पोल की ओर जाएं, तो मैक्सिमम आप कितने डिग्री घूम जाएंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा जो है बेटा घूमने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि यदि आप इक्वेटर पर है और इक्वेटर से आप पोल तक जाते हैं, पोल तक जाते हैं, तो आप कुल कितने डिग्री घूम जाएंगे? 90 डिग्री घूम जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इक्वेटर से लेकर के पोल के बीच में अगर कोई भी पृथ्वी पर स्थित स्थान होगा तो उसका जो अक्षांश होगा, यानी कि वो स्थान पृथ्वी के केंद्र के साथ में जो कोण बनाएगा वो निश्चित रूप से कोण 0 और 90 के बीच में होगा। इसी प्रकार से यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएं और दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटर से पोल तक जाएं तो भी हम मैक्सिमम कितने डिग्री घूमेंगे? मैक्सिमम 90 डिग्री। और इसका मतलब भी यही है कि अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में भी जाते हैं इक्वेटर से लेकर के पोल तक, तो इक्वेटर से पोल के बीच में दक्षिणी गोलार्ध में भी कोई स्थित बिंदु वो जो कोण बनाएगा पृथ्वी के केंद्र के साथ में वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही बनाएगा। और चूंकि हमारे पृथ्वी के दोनों पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ये पृथ्वी के केंद्र के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसलिए दोनों पोल्स का जो अक्षांश है वो 90 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है या कौन सा साउथ पोल है, या कौन सा लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से संबंधित है और कौन सा लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर से संबंधित है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड होते हैं उनके सामने एन लेटर का प्रयोग किया जाता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड होते हैं उनके सामने एस लेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये बिंदु ए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इसलिए इस ए का जब हम अक्षांश लिखेंगे तो खाली केवल 10 डिग्री नहीं लिखेंगे बल्कि 10 डिग्री के साथ में एन भी लिखेंगे। और जिस किसी लैटिट्यूड के सामने एन या एस लगा होता है उसी से हम ये पहचान कर पाते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैटिट्यूड है या सदर्न हेमिस्फीयर का लैटिट्यूड है। और अगर सपोज दैट ये बिंदु x है, जो कि बिंदु x सदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये बिंदु x सपोज दैट 10 डिग्री का एंगल बनाता है पृथ्वी के केंद्र के साथ में, तो फिर जब हम x का अक्षांश लिखेंगे तो 10 डिग्री तो लिखेंगे, लेकिन 10 डिग्री के साथ में यहाँ पर s जरूर लिखेंगे, क्योंकि s हमें ये बताता है कि ये जो बिंदु x है ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ना कि उत्तरी गोलार्ध में। तो आप देखते हैं कि अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश अधिकतम 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल अक्षांश 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 होते हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांशों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्रमशः एन और एस शब्द का प्रयोग करते हैं। एन का मतलब होता है नॉर्दर्न लैटिट्यूड और एस का मतलब होता है सदर्न लैटिट्यूड। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाँ, इसमें एक तथ्य और जान लीजिएगा कि जो जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा वगैरह है,
तो हमारे पास में कुछ स्पेशल अक्षांश रेखाएं होती हैं, सम स्पेशल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, सम स्पेशल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं। इन विशेष अक्षांश रेखाओं में एक आपको याद रखना है कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कर्क रेखा का जो अक्षांश है वो है 23.5 उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी उसी को ही कर्क रेखा के नाम से जाना जाएगा। दूसरा होता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी, 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी, या 23 डिग्री 30 मिनट की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी। याद रहे कि इसमें 23 डिग्री 50 नहीं लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट। इसी प्रकार से इसमें 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो 23 डिग्री 30 मिनट की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है उसी को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तीसरी अक्षांश रेखाओं में एक होता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, या इसी को कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, आर्कटिक वृत्त या उत्तरी ध्रुव वृत्त। और आर्कटिक वृत्त का जो अक्षांश है वो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और चौथा है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और इसका जो अक्षांश है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो ये आपके सामने चार स्पेशल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होते हैं। इनमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल, इन सभी के आपको अक्षांश याद रखने हैं। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपने सीखा कि जो अक्षांश होते हैं वो एक प्रकार की कोणीय दूरियां होती हैं जिनका मापन पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है। तो सपोज दैट ये 0 डिग्री और ये बेटा ये प्लेस है A डिग्री, और सपोज दैट A प्लेस केंद्र के साथ में 20 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका अक्षांश हो गया 20 डिग्री। तो एक प्रकार का ये कोण ही है, अक्षांश एक प्रकार के कोण ही होते हैं। और चूंकि अक्षांश कोण है और आप जानते हैं कि कोण का मापन डिग्री, मिनट और सेकंड में किया जाता है, जो किसी भी कोई भी कोण हो, ठीक है। अगर जो है कोण का मापन किस में करते हैं? कोण का मापन डिग्री में किया जाता है, कोण का मापन डिग्री में किया जाता है। एक तो कोण का मापन डिग्री, दूसरा मिनट और तीसरा सेकंड। तो कोण के मापन के लिए डिग्री, मिनट और सेकंड का प्रयोग किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। इसको आपको रीड करना है। डिग्री के लिए एक 0 का प्रयोग किया जाता है और मिनट के लिए एक डैश लगाया जाता है। तो इसको आप याद रखें, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट,
1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसका मतलब है कि जैसे सपोज दैट ये कोई ओ ए लाइन है और ये सपोज दैट ओ बी कोई लाइन है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो सपोज दैट 1 डिग्री का एंगल है। ठीक, वो सपोज दैट 1 डिग्री का एंगल है। अगर इस 1 डिग्री के एंगल को हम 60 बराबर भागों में बांट दें, अगर इस 1 डिग्री के एंगल को हम 60 बराबर भागों में बांट दें, तो इनमें से जो हर भाग होगा वो बेटा क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। तो सपोज दैट ये जो एंगल है ये 1 डिग्री का एंगल है, और इस 1 डिग्री के एंगल को यदि 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो इनमें से जो हर भाग होगा वो 1 मिनट का कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो भाग होगा, ठीक है, वो 1 मिनट का हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन होगा वो 1 मिनट का होगा, ये 1 मिनट का होगा, ये 1 मिनट का होगा, ये 1 मिनट का होगा, और ये 1 मिनट का होगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। और इसका मतलब है कि आधा डिग्री कितने का होगा? अगर 1 डिग्री 60 मिनट का है, 1 डिग्री 60 मिनट का है, तो आधा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बेटा? आधा डिग्री बराबर हो जाएगा 30 मिनट। तो अगर कहीं पर ये लिखा होता है, अगर कहीं पर ये लिखा है 23.5 डिग्री, तो कई बार विद्यार्थी 23.5 डिग्री को 23 डिग्री 50 मिनट मान लेते हैं कि इसका जो वास्तव में अक्षांश होगा वो 23 डिग्री 50 मिनट होगा। ये गलत है बेटा, ये गलत है। 23.5 डिग्री का मतलब होता है, 23.5 डिग्री का मतलब होता है पूरा 23 डिग्री, और ये आधा डिग्री, और चूंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है तो आधा डिग्री बराबर कितना होगा? आधा डिग्री बराबर होगा 30 मिनट। तो 23.5 का मतलब 23 डिग्री 30 मिनट, ना कि 23 डिग्री 50 मिनट। अभी जैसे UPSSC के द्वारा पेट परीक्षा का आयोजन करवाया गया, तो पेट के पेपर में एक सवाल पूछा गया था कि भारत का जो मानक समय है वो किस देशांतर के सहारे निर्धारित किया जाता है। तो जैसे उसमें एक ऑप्शन था 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, एक ऑप्शन था 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका सही जवाब ये नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बेटा? ये होगा। तो जब कोण के लिए आधा डिग्री प्रयोग किया जाता है तो आधा डिग्री का मतलब होता है 30 मिनट, ना कि 50 मिनट। तो इस बात को याद रखेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे 23.5 डिग्री का मतलब होगा पूरा 23 डिग्री, और आधा डिग्री का मतलब 30 मिनट। और इसी प्रकार से 66.5 डिग्री का मतलब पूरा 66 डिग्री, और आधा मिनट का मतलब आधा डिग्री का मतलब 30 मिनट। तो आधा डिग्री का मतलब आपको 50 मिनट नहीं लगाना है। तो ये आपने सीख लिया कि जैसे 1 डिग्री का कोण है, अगर 1 डिग्री का कोण है तो इस 1 डिग्री के कोण को यदि हम 60 बराबर भागों में विभाजित करें तो हर एक भाग क्या कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। तो ये वाला पोर्शन 1 मिनट का होगा, ये वाला पोर्शन 1 मिनट का होगा, ये वाला पोर्शन 1 मिनट का, और ये 1 मिनट 60 बार जब मिल जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल आपका हो जाएगा 1 डिग्री का। इसी प्रकार से 1 मिनट जो होता है बेटा, 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। जैसे मिनट के लिए जैसे आपने ये सीखा था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो डिग्री के लिए एक जीरो का प्रयोग किया जाता है और मिनट के लिए एक डैश लगाया जाता है। उसी प्रकार से सेकंड के लिए 2 डैश लगाए जाते हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और इसको ऐसे लिखा जाता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, और इसका मतलब ऐसे होता है, सपोज दैट ये हमारा कोई कोण है, ये 1 मिनट का कोण है। ठीक है, सपोज दैट ये पूरा हमारा एंगल, ये एक्स लाइन है, ये वाई लाइन, ये वाई बिंदु और ये जेड। तो एक्स वाई और एक्स जेड ये लाइनें सपोज दैट 1 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने सबसे पहले क्या किया
कि एक डिग्री को 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। एक डिग्री को जब 60 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे तो हर एक पोर्शन निकल करके आ जाएगा 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये 1 मिनट और ये 1 मिनट। ठीक है, जैसे हम इसका कुछ नाम दे दें, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ऐसे हम नाम दे दें। तो अगर एक्स वाई और एक्स जेड के बीच में 1 डिग्री का एंगल बना है और इस 1 डिग्री के एंगल को हमने 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो एक्स वाई और एक्स एम के बीच में जो बना एंगल होगा वो एंगल होगा एक मिनट का एंगल होगा। एक्स एन और एक्स एम के बीच में जो एंगल होगा वो भी 1 मिनट का होगा। एक्स ओ और एक्स एन के बीच में जो एंगल होगा वो भी 1 मिनट का होगा। अब यदि इस 1 मिनट को आप पुनः 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दें। सपोज दैट ये कोण है 1 मिनट का, सपोज दैट ये कोण है 1 मिनट का, और इस 1 मिनट को आप पुनः 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दें। इस 1 मिनट को आप पुनः 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दें, तो इनमें से जो प्रत्येक भाग होगा वो बेटा कहलाएगा 1 सेकेंड का। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन 1 सेकेंड का होगा, ये वाला 1 सेकेंड का, ये वाला 1 सेकेंड का, ये वाला 1 सेकेंड का, ये वाला 1 सेकेंड का और ये वाला 1 सेकेंड का। तो जिस प्रकार से आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, 2 लाइंस के बीच में जो झुकाव होता है, इंक्लाइनेशन होता है, उसी को कोण के नाम से जाना जाता है। और कोण का मापन डिग्री, मिनट और सेकंड में किया जाता है। चूँकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 1 डिग्री के कोण को हम 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो हर एक पोर्शन हमें 1 मिनट का मिलेगा। और वो जो 1 मिनट वाला एंगल है, वो जो 1 मिनट वाला एंगल है उसको भी यदि हम 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो हर एक जो पोर्शन मिलेगा वो भी आपका 1 सेकेंड का होगा। तो यही कॉन्सेप्ट अक्षांशों में भी प्रयोग किया जाता है, यही कॉन्सेप्ट अक्षांशों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे सपोज दैट अगर हमारी पृथ्वी पर कोई बिंदु ए जो है पृथ्वी के केंद्र के साथ में, सपोज दैट पृथ्वी के केंद्र के साथ में 20 डिग्री का कोण बनाता है। सपोज दैट पृथ्वी के केंद्र के साथ में 1 डिग्री का कोण बनाता है, और यदि 1 डिग्री को हम 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दे तो फिर हर एक भाग 1 मिनट कहलाएगा, और इस 1 मिनट को भी 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दे तो हर एक भाग 1 सेकेंड के नाम से जाना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे बुक्स वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें लिखा होता है कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या 90 होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या भी 90 होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 1-1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांशों को प्लॉट करें तो कुल कितने अक्षांश आएंगे? 90। भाई आपको इक्वेटर से आपको कहाँ तक जाना है? पोल तक जाना है। आपको इक्वेटर से पोल तक जाना है, नॉर्थ पोल तक जाना है, और इक्वेटर से आपको साउथ पोल तक जाना है। तो इक्वेटर से यदि आप पोल तक जाएंगे तो कुल कितने डिग्री जाएंगे? 90 डिग्री। तो इसलिए पोल का जो अक्षांश होता है वो 90 होता है। लेकिन जो है अगर हम 1-1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश प्लॉट करें तो कुल अक्षांशों की संख्या आएगी 90। लेकिन अगर हम 1-1 मिनट के अंतराल पर अक्षांश प्लॉट करें तो निश्चित रूप से अक्षांशों की संख्या 90 से ज़्यादा होगी। अगर हम 1-1 सेकंड के अंतराल पर अक्षांशों को प्लॉट करें तो फिर इनकी संख्या और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका अक्षांशों से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सवाल ये था आपका कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? इसका सही जवाब है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। 66.5 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक सर्किल कहते हैं और 66.5 दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल जो है लिखा है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती जाती है? तो ऑप्शन ए यह स्थिर रहता है, ऑप्शन बी यह घटता है, ऑप्शन सी यह बढ़ता है, ऑप्शन डी यह पहले घटता है और पुनः बढ़ता है। इसका सही जवाब होगा यदि हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाए तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके व्यास की प्रकृति घटती जाती है। इसका सही जवाब है बी। कैसे बेटा? इसमें जैसे
जैसे अक्षांश रेखाएं, अक्षांश तो आपने सीख लिए कि अक्षांश क्या होते हैं, कि हमारी पृथ्वी पर का कोई भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में जितना एंगल बनाता है उसी को अक्षांश कहते हैं। इस एंगल का मापन डिग्री, मिनट या सेकंड में करते हैं। और अक्षांश रेखाओं का मतलब होता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का मतलब होता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की परिभाषा होती है कि समान इक्वेटर के उत्तर या इक्वेटर के दक्षिण में समान कोणीय अक्षांशों को मिलाने वाले जो काल्पनिक वृत्त होते हैं उन्हीं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा होती है इक्वेटर, इक्वेटर के दक्षिण, इक्वेटर के दक्षिण और इक्वेटर के दक्षिण, पहले उत्तर लिखिए, इक्वेटर के उत्तर, इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण, इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में समान कोणीय अक्षांशों, इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में समान कोणीय अक्षांशों, समान कोणीय अक्षांशों को मिलाने वाले काल्पनिक वृत्त, मिलाने वाले काल्पनिक वृत्त अक्षांशीय वृत्त कहलाते हैं, अक्षांशीय वृत्त कहलाते हैं, अक्षांशीय वृत्त कहलाते हैं। ये बेटा अक्षांश रेखाओं की, अक्षांशीय वृत्तों की परिभाषा होती है। तो अक्षांश का मतलब कोण, कोई भी प्लेस पृथ्वी के केंद्र के साथ में जितने डिग्री कोण बनाएगा वो उसका लैटिट्यूड होगा। और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी पृथ्वी के केंद्र के साथ में 8 डिग्री 4 मिनट का कोण बनाता है। मतलब कन्याकुमारी पृथ्वी के केंद्र के साथ में 8 डिग्री और 9 डिग्री के बीच का कोण बनाता है, और जो एग्जैक्ट कोण है वो है 8 डिग्री 4 मिनट का। तो क्या केवल कन्याकुमारी ही एक ऐसा प्लेस होगा जो पृथ्वी के केंद्र के साथ में 8 डिग्री 4 मिनट का कोण बनाएगा? जी नहीं, कन्याकुमारी के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे जो पृथ्वी के केंद्र के साथ में 8 डिग्री 4 मिनट का कोण बनाएंगे। तो एक तो हमने कन्याकुमारी लिया, और कन्याकुमारी के अलावा उन स्थानों को देखा जो स्थान पृथ्वी के केंद्र के साथ में 8 डिग्री 4 मिनट का कोण बना रहे हैं, और यदि उन स्थानों को मिलाते हुए हम एक सर्किल खींचे तो इसी को 8 डिग्री 4 मिनट की अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाएगा। जैसे आप सब जानते हैं कि इक्वेटर का जो लैटिट्यूड है वो आपका 0 डिग्री होता है, और पिछली वीडियो में आपने ये देखा था कि इक्वेटर किन किन जगह से गुजरता है, किन किन देशों से गुजरता है, और आपने देखा था कि करीब करीब 13 ऐसे देश हैं जहाँ से होकर के इक्वेटर गुजरता है। और इक्वेटर का जो अक्षांश होता है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है। तो इक्वेटर के 0 डिग्री, इक्वेटर का जो अक्षांश है वो 0 डिग्री क्यों लिया गया है? इसका सही जवाब है क्योंकि इक्वेटर पृथ्वी के केंद्र के साथ में 0 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए इक्वेटर का जो लैटिट्यूड है, अक्षांश है, वो 0 डिग्री है। और ये इक्वेटर किसी एक जगह से नहीं गुजरता है, बल्कि वो पृथ्वी में लगभग 13 देशों से ये इक्वेटर गुजरता है। तो इक्वेटर जिन जिन स्थानों से गुजरता है वो सारे के सारे स्थान पृथ्वी के केंद्र के साथ में 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। चूँकि हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार है, इसलिए जो इक्वेटर आएगा वो आपका कैसा होगा बेटा? एक सर्किल होगा। इक्वेटर जो होगा वो एक प्रकार का सर्किल होगा, और ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो सारी की सारी इक्वेटर के पैरेलल ही होती है। ठीक है, सपोज दैट जैसे ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो यहाँ से आपको बोर्ड में जरूर आपको ये लाइन दिख रही होगी, लेकिन असल में ये लाइन ना होकर के एक सर्किल होता है। और आपने पढ़ा भी है कि इस जो इक्वेटर की लेंथ है वो करीब 40,076 किलोमीटर लेंथ है। तो और इस इक्वेटर से होकर के अगर हम पृथ्वी के केंद्र से होते हुए अपोजिट सिरे पर निकले
तो हमें लगभग 12,756 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसे विषुवतरेखीय व्यास के नाम से जाना जाता है। ये जो है हमारी पृथ्वी में कुछ ज्यामिति वगैरह का प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार से जियोडेसी है बेटा। तो इक्वेटर की लेंथ 40,076 किलोमीटर, जिसे भूमध्य रेखीय परिधि या विषुवतरेखीय परिधि या इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप ग्लोब में जो है इक्वेटर के एलोंग घूमें तो ये इक्वेटर आपको कैसा मिलेगा? सर्कुलर मिलेगा। तो इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्किल होता है जिसकी लंबाई लगभग 40,076 किलोमीटर है और ये पृथ्वी के लगभग केंद्र से जाता है। और ये इसकी जो प्रकृति है वो बेटा, इसका जो शेप है वो गोलाकार शेप है, इसका वृत्ताकार शेप है। तो इक्वेटर के ही पैरेलल 1-1 डिग्री के अंतराल पर उत्तर और दक्षिण में कुछ इस प्रकार से काल्पनिक वृत्त होते हैं जिन्हें अक्षांशीय वृत्तों के नाम से जाना जाता है। अब सपोज दैट जैसे ये 1 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ठीक है, 1 डिग्री की अक्षांश रेखा है। तो ये जो 1 डिग्री की अक्षांश रेखा है, इसका मतलब ये है कि ये अक्षांश रेखा ग्लोब में जिन जिन स्थानों से जाती है वो सारे के सारे स्थान पृथ्वी के केंद्र के साथ में 1 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है। अब जैसे कर्क रेखा को 23.5 डिग्री अक्षांश कहा गया है, क्योंकि ये कर्क रेखा जिन जिन स्थानों से गुजरती है वो सारे के सारे स्थान पृथ्वी के केंद्र के साथ में 23.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। और आप ही बताइए कि इक्वेटर जो कि पृथ्वी के बीचों बीच है, जिसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, अगर हम 1 डिग्री की अक्षांश रेखा खींचे तो 1 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होगी वो भी सर्कुलर होगी, वो भी वृत्ताकार होगी। लेकिन 1 डिग्री अक्षांश रेखा की जो लंबाई है, 1 डिग्री अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो निश्चित रूप से 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उससे कम होगी। इसी प्रकार से 2 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो या वो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में है, 2 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो भी सर्कुलर होगी। और 2 डिग्री की अक्षांश रेखा का मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी पर स्थित वो बिंदु, वो सभी बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र के साथ में 2 डिग्री का कोण बनाते हैं। हमारे पृथ्वी की सतह पर स्थित वो सभी बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र के साथ में 2 डिग्री का कोण बनाते हैं, और यदि उन सभी बिंदुओं को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन खींचें तो वो लाइन जो हमें मिलेगी वो सर्कुलर होगी। और उस सर्कुलर लाइन को या उस सर्कुलर जो बेटा लेटिट्यूड है, पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड है या अक्षांशीय वृत्त है, उसको कहा जाएगा 2 डिग्री का अक्षांशीय वृत्त। इसी प्रकार से अगर 60 डिग्री की अक्षांश रेखा है तो इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री की अक्षांश रेखा जिन जिन स्थानों से गुजरती है वो सारे के सारे प्लेस पृथ्वी के केंद्र के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। और यदि आप उन स्थानों को जो है पृथ्वी पर प्लॉट करें जो पृथ्वी के केंद्र के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, और उन स्थानों को ज्वाइन करते हुए यदि आप एक लाइन खींचे तो अगेन आपको ये जो लाइन होगी वो सर्कुलर मिलेगी, और इस सर्कुलर लाइन को कहा जाएगा 60 डिग्री की अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से यदि हम नॉर्थ पोल पर जाए तो नॉर्थ पोल पर जब हम जाएंगे तो नॉर्थ पोल पर जो अक्षांश मिलेगा हमें वो मिलेगा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल पृथ्वी के केंद्र के साथ में 90 डिग्री का अक्षांश जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन नॉर्थ पोल पर इस अक्षांश रेखा की जो लंबाई होगी वो होगी बेटा 0 क्यों? क्योंकि सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। सभी अक्षांश रेखाओं में, सभी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, जिसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर होती है। और अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के यदि आप उत्तर और दक्षिण 1 डिग्री के अक्षांश रेखा, 2 डिग्री के अक्षांश रेखा, 3 डिग्री के अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखाएं खींचे तो निश्चित रूप से इन अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां
कम होती जाएंगी। मान लो ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है जिसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, तो 1 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होगी उसकी लंबाई 0 डिग्री से कम होगी। 2 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होगी उसकी लंबाई 1 डिग्री से कम होगी। ऐसे करते करते ऐसे आप सर्किल को छोटा करते जाइए, ठीक है, आप सर्किल को छोटा करते जाइए, तो अंत में जो आपको सबसे छोटा सर्किल मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, पॉइंट मिलेगा। और ये पॉइंट क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर जब हम जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो वास्तव में बिंदु हैं, यानी कि यहाँ पर अक्षांश रेखाओं की लंबाइयाँ शून्य हो जाती है। यहाँ पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई शून्य हो जाती है। और यही कारण है कि जब हम अक्षांश रेखाओं का कैलकुलेशन करते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस बात को आप अच्छे से सीखे रहिएगा कि अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखाओं में जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है वो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है। 0 डिग्री के उत्तर में जाएं हम और 0 डिग्री के दक्षिण में जाएं हम तो अक्षांश रेखाओं की लंबाइयाँ कम होती जाती हैं। और अंत में जो सबसे आखिरी अक्षांश मिलेगा हमको, उत्तर में 90 डिग्री और दक्षिण में 90 डिग्री जो कि पोल्स पर है, तो वहाँ पर अक्षांश रेखाओं की लंबाइयाँ शून्य हो जाती है, ठीक है। और जैसे एक सवाल पूछा गया था, एक बार पूछा गया था कि कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है जिसकी लंबाई विषुवत रेखा की लंबाई का जस्ट आधा है। कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है जिसकी लंबाई विषुवत रेखा की लंबाई का जस्ट आधा है। तो इसका सही जवाब है 60 डिग्री की अक्षांश रेखा या 60 डिग्री का जो अक्षांशीय वृत्त है। 60 डिग्री जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, 60 डिग्री जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, 60 डिग्री जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, 60 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की जो लंबाई है वो बेटा विषुवत रेखा की लंबाई का आधा है। विषुवत रेखा की लंबाई का आधा है। विषुवत रेखा की लंबाई का आधा है। और विषुवत रेखा की लंबाई आपने पढ़ी है 40,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है और 60 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई विषुवत रेखा की लंबाई का जस्ट आधा है। और ऐसे करते करते 90 डिग्री अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इनकी लंबाइयाँ शून्य हो जाती है। और इसमें आप कहोगे कि हमें कैसे पता कि 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई विषुवत रेखा की लंबाई का जस्ट आधा है। तो इसके लिए बच्चों कोसाइन फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। चूँकि cos 60 का मान 1/2 होता है, चूँकि cos 60 का मान 1/2 होता है, इसलिए जो है बेटा 60 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा की लंबाई का आधा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ते जाएंगे जो अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां हैं वो कम होती जाएंगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोब में कितनी अक्षांशीय वृत्त है, ग्लोब में कितने अक्षांशीय वृत्त है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं। तो ग्लोब में कुल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की संख्या को माना गया है 179। इसको भी समझ लो, ये कैसे आया 179, ठीक है। अगर आप प्रथम दृष्टया जो है बेटा एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं को काउंट करने बैठेंगे। अब जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है तो 0 डिग्री अक्षांश के इस तरफ उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, तो एक एक डिग्री के अंतराल पर जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांशों की संख्या तो 90 होती है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांशों की संख्या 90 होती है। क्यों 90 होती है? क्योंकि इक्वेटर से पोल तक हम मैक्सिमम 90 डिग्री ही जा सकते हैं।
और चूंकि 90 डिग्री जा सकते हैं, और अभी आपने पढ़ा अक्षांश क्या है कि जो केंद्र से मापी गई कोणीय दूरियां होती इसी को अक्षांश कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम आपको 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश मिलेंगे। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको 1-1 डिग्री के अंतराल पर मैक्सिमम अक्षांशों की संख्या 90 मिलेगी। तो मतलब प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कुल अक्षांशों की संख्या 181 हो सकती है। कैसे? उत्तरी गोलार्ध में 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांशों की संख्या 90, दक्षिणी गोलार्ध में 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांशों की संख्या 90, और एक अक्षांश बेटा कौन सा है? भूमध्य रेखा का अक्षांश, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या 181 आएगी, लेकिन ठीक है, लेकिन आपकी सोच कुछ हद तक सही भी है कि प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा लगता है कि ग्लोब में अक्षांशीय वृत्तों या अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जो भूगोलवेत्ता है वो ग्लोब में अक्षांश रेखाओं की संख्या को 181 सही ना मान करके 179 सही मानते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि 90 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, यहाँ पर 90 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है और यहाँ पर 90 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाओं को एन के द्वारा व्यक्त किया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाओं को एस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर जो अक्षांश रेखा की लंबाई है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा और 90 डिग्री साउथ की जो अक्षांश रेखा है, इसकी जो लंबाइयाँ हैं वो शून्य बेटा। दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आर डायमेंशन लेस। ठीक है, तो चूंकि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर जो लंबाइयाँ हैं अक्षांशीय रेखाओं की वो बेटा 0 है, इसलिए अगर आप 181 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो 179 बचेगी, और इसीलिए अक्षांशीय वृत्तों की संख्या को 179 माना गया है। तो कभी परीक्षाओं में पूछा जाए कि हमारे ग्लोब में कुल कितने अक्षांशीय वृत्त होते हैं 1-1 डिग्री के अंतराल पर, ये 1-1 डिग्री के अंतराल पर है। अगर आप 1-1 मिनट के अंतराल पर या 1-1 सेकंड के अंतराल पर इन अक्षांशीय वृत्तों को खींचेंगे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, फिर तो संख्या सैकड़ों में, हजारों में पहुंच जाएगी, लेकिन ये 1-1 डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांशीय वृत्त है उनकी संख्या 179 होती है। अगला सवाल देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आसान क्वेश्चन है। जैसे भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है 0 डिग्री, फिर कर्क रेखा का 23.5 उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 66.5 दक्षिणी अक्षांश और आर्कटिक वृत्त 66.5 उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, ए का 3, बी का 4। ठीक है, इसमें ई ऑप्शन ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको नहीं डालना चाहिए क्योंकि जो हमारे पास में सूची 1 में जो बेटा नंबर हैं वो 4 ही हैं, यहाँ पर 4 ही है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से ए का 3, बी का 4, सी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें मिसप्रिंटिंग हुआ है, टाइपिंग एरर है इसमें, तो इस हिसाब से कोई ऑप्शन सही फिट बैठ नहीं रहा है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा इसमें भी गलत है, मकर रेखा इसको 66.5 नहीं होना चाहिए, इसको 66.5 नहीं, इसको होना चाहिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो इसमें बेटा टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, कुछ गलतियां हैं इसमें, तो आप इसको ऐसे तैयार कर लेना। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और आर्कटिक वृत्त 66.5 उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट सवाल लिखा है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की कोणीय दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है?
तो इसका पहला ऑप्शन है 11 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 111 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 21 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 121 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 111 किलोमीटर। कैसे आया ये, कैसे आया इसको आप समझिए। ये बेटा जैसे ये ग्लोब है हमारा, ठीक है, जैसे ये ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है और ठीक है ये हमारा नॉर्थ पोल जिसका अभी आपने अक्षांश सीखा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है बेटा हमारा साउथ पोल जिसका अक्षांश है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब पूछा गया है कि ग्लोब में 1 डिग्री जो अक्षांश है उसके बीच की कोणीय दूरी कितनी होगी। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हो जैसे मान लीजिए आपको सपोज दैट आपको ये एक कोई सर्किल दे दिया जाए। ठीक है, ऐसे समझो, सपोज दैट ये कोई एक सर्किल है और सर्किल का अपना एक केंद्र है। ठीक है, सपोज दैट ये सर्किल है और सर्किल का अपना एक केंद्र है और इस सर्किल की मान लो जो परिधि है, ठीक है, इस सर्किल की मान लो जो परिधि सरकमफ्रेंस है वो सपोज दैट 100 मीटर है। ठीक है, इस सर्किल की जो परिधि है वो सपोज दैट 100 मीटर है। ये जो सर्किल है इस सर्किल की परिधि सपोज दैट 100 मीटर है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री की जो परिधि की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 1 डिग्री की जो परिधि की लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो आप सिंपल ऐसे करेंगे। ठीक है, आप सिंपल ऐसे करेंगे बेटा कि अगर ये सर्किल की सरकमफ्रेंस 100 मीटर है तो यदि आप इस सर्किल पर पूरा एक चक्कर लगा लेंगे तो आप कितनी दूरी तय कर लेंगे, 100 मीटर की दूरी तय कर लेंगे और एंगल कितना घूम जाएंगे, 360 डिग्री। तो आप ऐसे लिखेंगे 360 डिग्री इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 100/360। यानी कि अगर इस सर्किल की सरकमफ्रेंस 100 मीटर है और अगर आप इस सर्किल का पूरा चक्कर लगाते हैं तो आप 360 डिग्री घूम जाएंगे और 360 डिग्री घूमने पर आप दूरी तय कर लेंगे 100 मीटर। और आपसे सवाल पूछा जाए कि यदि आप 1 डिग्री घूमें, इस सर्किल पर आप 1 डिग्री घूमें तो आप कितनी दूरी तय कर पाओगे, तो इसका सही जवाब है, ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री ये क्या है बेटा, ये कोण है और इस 1 डिग्री की ये जो दूरी है बेटा, 1 डिग्री चाप की जो दूरी है, चाप की जो लंबाई है उसी को तो कहेंगे कोणीय दूरी। सपोज दैट ये एंगल 1 डिग्री का है और बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो ये CA और CB ये 1 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस 1 डिग्री कोण की कोणीय दूरी क्या होगी, जो AB की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ AB, वही बेटा लेंथ ऑफ AB 1 डिग्री की कोणीय दूरी होगी। अगर आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का जानते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 1 डिग्री अक्षांश की कोणीय दूरी को समझने में। अब जैसे इसे आपने सर्किल समझा था और जिसकी परिधि आपने पढ़ी थी 100 मीटर। अब इस सर्किल को समझ लो बेटा, ये अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है और पृथ्वी में आपने 2 प्रकार की परिधि पढ़ी है, इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस और दूसरा बेटा पोलर सरकमफ्रेंस। इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस क्या है कि यदि हम पृथ्वी के बीचों बीच हॉरिजॉन्टल इक्वेटर के एलोंग चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच हॉरिजॉन्टल इक्वेटर के एलोंग चक्कर लगाते हैं तो फिर बेटा इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस। पोलर सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं कि हम नॉर्थ पोल से, यदि हम पोल के एलोंग पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे हम क्या करें, हम नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाए और साउथ पोल से पुनः नॉर्थ पोल जाए तो इसको कहा जाता है पोलर सरकमफ्रेंस। और आपने ये भी पढ़ा है कि पोलर सरकमफ्रेंस जो होता है वो 40,008 किलोमीटर,
तो जो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है, यदि हम हॉरिजेंटली पृथ्वी के बीचों बीच चक्कर लगाते हैं तो जो है हम कुल दूरी तय करेंगे 40,076 किलोमीटर। लेकिन यदि हम पोल्स के अलोंग चक्कर लगाते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल, तो ये जो पोलर सरकमफ्रेंस है ये 40,008 किलोमीटर है। और पोलर सरकमफ्रेंस हमेशा इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस से कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर पृथ्वी में बलजिया उभार पाए जाते हैं। यही कारण है कि पोलर सरकमफ्रेंस जो वो कम होता है और इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस अधिक होता है। तो आपको अक्षांशों की कोणीय दूरी निकालने के लिए पोलर सरकमफ्रेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? जैसे आपने अक्षांश ऐसे पढ़े थे कि पृथ्वी पर स्थित कोई बिंदु, अब ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी पर स्थित कोई बिंदु, मान लो ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, और ये हमारा नॉर्थ पोल, साउथ पोल। पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में जितना कोण बनाता है उसी को अक्षांश कहते हैं। तो ए पृथ्वी के केंद्र के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाता होगा तो ए का अक्षांश है। बी पृथ्वी के केंद्र के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाता होगा तो बी का अक्षांश होगा। इसी प्रकार से सी, ये भी पृथ्वी के केंद्र के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। इसी प्रकार से डी, ये भी पृथ्वी के केंद्र के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। और जो पोल है आप जानते हैं पृथ्वी के केंद्र के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो मान लो अगर कोई बिंदु ए है वो पृथ्वी के केंद्र के साथ में, ठीक है, ये एंगल बना रहा है, पृथ्वी के केंद्र के साथ में इतना एंगल बना रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस एंगल की, मान लो ये एंगल है आपका, मान लो ए का अक्षांश है 10 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री की कोणीय दूरी बताओ, 10 डिग्री की कोणीय दूरी बताओ पृथ्वी के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे? जो ओवे की लंबाई है वही बेटा, वही 10 डिग्री अक्षांश की क्या हो जाएगी? कोणीय दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए कैसे कोणीय दूरी निकाली जाती है। तो मान लीजिए आप 0 डिग्री इक्वेटर से आप पोल तक गए, ठीक है, इक्वेटर से आप पोल तक गए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम वैल्यू लिखे देते हैं, पोलर सरकमफेरेंस। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वैल्यू लिखे देते हैं, पोलर सरकमफेरेंस, क्योंकि इसका यूज होगा। पोलर सरकमफेरेंस है 40,008 किलोमीटर। पोलर सरकमफेरेंस है 40,008 किलोमीटर। यानी पोलर सरकमफेरेंस क्या है? नॉर्थ पोल से आप साउथ पोल आए और साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाए। तो यानी आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल, पूरी पृथ्वी का इस प्रकार से पोल के लॉन्ग यदि आप चक्कर लगा लेते हैं तो आप कुल दूरी तय करेंगे 40,008 किलोमीटर। ठीक है, 40,008 किलोमीटर। और इसी में से यदि आपसे पूछा जाए कि यदि आप इक्वेटर से खाली पोल तक जाए तो आप कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, या इक्वेटर से हमारा पोल कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो जाहिर सी बात है, अब जैसे इक्वेटर से लेकर के पोल, ठीक है, इक्वेटर से लेकर के पोल की जो दूरी होगी वो पूरी पृथ्वी की पोलर सरकमफ्रेंस का 1/4 होगी। ठीक है, 4 होगी। तो इक्वेटर से पोल के बीच में दूरी, कोई भी पोल हो, चाहे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल पर जाए या आप इक्वेटर से साउथ पोल पर जाए, तो इक्वेटर से जो पोल तक की दूरी होगी, वो हो जाएगी 40,008/4। ठीक है, 40,008/4। 40,008/4, इसका मतलब है कि ये करीब दूरी आएगी 10,002 किलोमीटर। तो इक्वेटर से हमारा पोल कितने किलोमीटर की दूरी पर है? इक्वेटर से हमारा पोल 10,002 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यदि आप इक्वेटर से पोल तक जाते हैं तो आप 10,002 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। और इस दरमियान आप कितना डिग्री घूम जाएंगे? इस दरमियान आप घूम जाएंगे 90 डिग्री। इक्वेटर से पोल तक आप जाओगे तो आप कुल कितना डिग्री घूम जाओगे? 90 डिग्री। और कुल दूरी कितनी तय करोगे? 10,002। तो हम लिख सकते हैं
चूँकि 90 डिग्री बराबर 10,000 2 किलोमीटर, तो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा 10,000 2 किलोमीटर अपॉन 90। तो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा 111.13 किलोमीटर। ऐसे बेटा ऐसे डिराइव किया जाता है कि 1 डिग्री के अंतराल पर हमारी पृथ्वी में 1 डिग्री की कोणीय दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर होती है। ठीक है। और यदि आप 1 डिग्री की कोणीय दूरी निकालना सीख गए, ठीक है, सपोज दैट ऐसे ये ग्लोब है बेटा, ठीक है, ये केंद्र है और ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और बी बिंदु का अक्षांश 1 डिग्री है, तो सपोज दैट बी बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में 1 डिग्री का कोण बनाता है, तो ओ से लेकर के बी तक जो दूरी होगी, ओ से लेकर के बी तक जो दूरी होगी वो होगी 111.13 किलोमीटर। 111.13 किलोमीटर। यदि आप ऐसे नहीं मतलब फाइंड आउट करना चाहते तो आप ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ पोल से आप होते हुए साउथ पोल जाए, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से पुनः नॉर्थ पोल आ जाए, यानी आपने पृथ्वी का वर्टिकली पूरा एक चक्कर लगा लिया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल। यदि आप ऐसे पूरा एक चक्कर लगा लेंगे तो आप कुल कितने डिग्री घूम जाएंगे? 360। आप कुल घूम जाएंगे 360 डिग्री, और इस दरमियान आप कितनी दूरी तय करेंगे? 40,008 किलोमीटर। 40,008 किलोमीटर। तो चूंकि 360 डिग्री बराबर 40,008 किलोमीटर, इसलिए 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 40,008 अपॉन 360। इसमें भी वही वैल्यू आएगी 111.13 किलोमीटर। तो कृपया इसको सीखे रहे कि हमारे ग्लोब में, हमारी पृथ्वी में जो 1 डिग्री की कोणीय दूरी होती है, वो 111.13 किलोमीटर होती है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक शहर X है जो बेटा 1 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और कोई शहर Y है जो 2 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इन दोनों शहरों के बीच में अक्षांशों में अंतर कितने का है बेटा? 1 डिग्री का है। तो फिर इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 111.13 किलोमीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैप के माध्यम से, अक्षांश रेखाओं के ज्ञान से आप ग्लोब में 2 स्थानों के बीच की दूरी को भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है, 1 मिनट की कोणीय दूरी कितनी होती है, 1 सेकंड की कोणीय दूरी कितनी होती है, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल कि हमारा ये इंडिया है, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ऐसे हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया। और ये बेटा जगह है कन्याकुमारी, ठीक है, ये जगह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो गुजरती है 8 डिग्री 4 मिनट की अक्षांश रेखा और उत्तरी अक्षांश रेखा, और भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण में है, क्योंकि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध का देश है, तो भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी कितनी दूर पर स्थित है, तो आप यही फॉर्मूला अपनाएंगे कि हमारा कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, लगभग 8 डिग्री अक्षांश पर है हमारा कन्याकुमारी, और भूमध्य रेखा का अक्षांश है 0 डिग्री। तो कन्याकुमारी और भूमध्य रेखा, इनके बीच में अक्षांश में अंतर कितना है? लगभग 8 डिग्री का। और अभी हमने सीखा कि अगर 2 स्थानों में 1 डिग्री अक्षांश का अंतर होता है, चूँकि 1 डिग्री की कोणीय दूरी 111.13 किलोमीटर होती है, तो फिर विषुवत रेखा से जो कन्याकुमारी की दूरी होगी वो लगभग 111.13 मल्टीप्लाई 8 डिग्री 4 मिनट आप कर दोगे, तो आपको आप ये जान जाएंगे
कि इक्वेटर से हमारा कन्याकुमारी कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एसएन को सॉल्व किया जाता है। तो अभी आपने ये सीखा कि 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री की जो कोणीय दूरी होती है, 1 डिग्री की जो कोणीय दूरी होती है वो 111.13 किलोमीटर होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 मिनट की कोणीय दूरी क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट की कोणीय दूरी क्या होगी, ठीक है, एक तो ये सवाल, और इसी में पूछा जाए कि 1 सेकंड की कोणीय दूरी क्या होगी, 1 सेकंड की कोणीय दूरी क्या होगी, 1 सेकंड की कोणीय दूरी, तो ये भी बेटा ऐसे ही निकल आएंगे। 1 सेकंड की कोणीय, देखो इन दोनों सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सीखा कि चूंकि 1 डिग्री की जो 111.13 किलोमीटर, ठीक है, हमारे ग्लोब में 1 डिग्री की जो कोणीय दूरी होती है वो 111.13 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो फिर देखो इसी से 1 मिनट की कोणीय दूरी कैसे आएगी, कैसे, जैसे बेटा जैसे चूंकि 1 डिग्री बराबर आपने पढ़ा हुआ है 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो चूंकि 1 डिग्री की कोणीय दूरी 111.13 किलोमीटर, और इसलिए 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 60 मिनट के, तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट 60 मिनट इज इक्वल टू 111/1.3 किलोमीटर। तो 1 मिनट बराबर आ जाएगा 111.13 डिवाइडेड बाय 60, और इसकी वैल्यू आएगी करीब 1.85 किलोमीटर। तो इसको भी याद रखे रहिएगा कि अगर 1 डिग्री की कोणीय दूरी 111.13 किलोमीटर है तो इसी से 1 मिनट की कोणीय दूरी कैसे आ जाएगी। ठीक है, अब बहुत आसान है बच्चों, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट 1 डिग्री बराबर चूंकि 60 मिनट, तो 60 मिनट किसके बराबर हो गया, 111.13 किलोमीटर के, तो 1 मिनट किसके बराबर हो गया, 1.85 किलोमीटर के। इसका मतलब है कि अगर ये दूरी 111.13 किलोमीटर है, अगर इसी दूरी को 111.13 किलोमीटर की दूरी को यदि हम 60 बराबर भागों में बांट दें, 111.13 किलोमीटर की दूरी को 60 बराबर भागों में बांट दें, तो हमें जो है बेटा 1 मिनट मिल जाएगा, और हमें साथ साथ 1 मिनट की कोणीय दूरी भी मिल जाएगी। अब अगर आपसे पूछा जाए 1 सेकंड की कोणीय दूरी, 1 सेकंड की कोणीय दूरी, ठीक है, तो देखो बेटा चूंकि 1 सेकंड बराबर 60 मिनट, चूंकि 1 सेकंड बराबर 60 मिनट, और अभी आपने पढ़ा कि 1 मिनट की जो कोणीय दूरी है, 1 मिनट की जो कोणीय दूरी है वो 1.85 किलोमीटर। ठीक है, और एक सेकेंड में होते 60 मिनट, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट की कोणीय दूरी 1.85 किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड बराबर नहीं उल्टा लिख गया ये 1 मिनट बराबर चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 1 मिनट की कोणीय दूरी 1.85 किलोमीटर, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड की कोणीय दूरी, चूंकि 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के, तो 60 सेकेंड की कोणीय दूरी 1.85 किलोमीटर, और इसलिए आ जाएगा 1 सेकेंड की कोणीय दूरी 1.85/60 किलोमीटर, और ये करीब आपका आ जाएगा बेटा 31 मीटर। तो एक डिग्री की कोणीय दूरी 111.13 किलोमीटर। अगर हमारे ग्लोब में 2 स्थानों के बीच में अंतर 1 डिग्री का है तो उनके बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होगी। अगर हमारे ग्लोब में 2 स्थानों के बीच में 1 मिनट का अंतर है तो उनके बीच की दूरी 1.85 किलोमीटर होगी। और यदि हमारे ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच में 1 सेकेंड का अंतर है
तो उनके बीच की दूरी 31 मीटर होगी। यानी हम अपने ग्लोब में जो है बेटा मिनिमम जो है बेटा कितनी दूरी से अक्षांश खींच सकते हैं, इसका जवाब है 31 मीटर। 31 मीटर, ठीक है। तो ये था बेटा अक्षांश और कोणीय दूरी का कॉन्सेप्ट। इसी में जैसे अगला सवाल है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 179 कुल अक्षांशों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा के समांतर जो भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और जो है बेटा अक्षांश रेखाओं की परिभाषा ही होती है कि विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण, ठीक है। मान लो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण समान कोणीय अक्षांशों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन्हीं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और हर अक्षांश रेखा इक्वेटर के पैरेलल होती है। और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मिसप्रिंट यहाँ पर भी हुआ है, तो किसी एक को आप मान लो, इसी को मान लो। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और इसी को यदि पूछा जाए कि उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कितना है, उत्तरी ध्रुव का अक्षांश, तो इसका सही जवाब होगा 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही। मकर रेखा, एक तो इसका मिलान गलत किया गया है, क्योंकि मकर रेखा का जो अक्षांश होता है वो 66.5 दक्षिणी अक्षांश होता है, इसमें उत्तरी अक्षांश लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसका मिलान भी गलत किया गया है, क्योंकि हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसका अक्षांश 180 डिग्री देशांतर होता है, ना कि 0 डिग्री अक्षांश। दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 दक्षिणी अक्षांश, इसका भी मिलान सही किया गया है। तो निम्नलिखित में से किनका गलत मिलान किया गया? कूट दिए गए केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब होगा ये वाला सेकंड, 2 और 3। मतलब यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, केवल ए, केवल बी और सी। तो इसका सही जवाब है बी और सी। बी और सी का मिलान गलत किया गया है और बाकी ये दोनों सही है। इसमें नेक्स्ट सवाल है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नेपाल, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। तो कर्क रेखा म्यांमार से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किन किन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है वो देश। ठीक है बेटा, ये आपके सामने कुछ देश है, इनको आप नाम नोट कर सकते हैं, किन किन देशों से कर्क रेखा गुजरती है। तो जैसे ये ग्लोब है, मैप है आपके सामने, तो ये कर्क रेखा है बच्चों। ठीक है, ये कर्क रेखा है, यहाँ से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा गुजरती है मैक्सिको। ठीक है, ये मैक्सिको है, मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। मैक्सिको से ये बेटा बहामास है, अटलांटिक महासागर में एक द्वीपीय देश है बहामास, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। फिर अफ्रीका के देश आ जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका के देश नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, वेस्टर्न सहारा, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरब, चाइना, यूनाइटेड अरब अमीरात और ताइवान। तो ये करीब 19 इसमें टेरिटरी और देश होंगे जिनसे होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। तो आप इन देशों के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये मैक्सिको है, ये बहामास है, और ये यहाँ पर बेटा ठीक है वेस्टर्न सहारा आ जाएगा आपका, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, मॉरिटानिया, माली, ठीक है, अल्जीरिया, ये मिस्र है। ठीक है, मिस्र है, लीबिया, नाइजर, चाड वगैरह यहीं पर पड़ते हैं। और फिर इसके बाद में ये आपका सऊदी अरब है, ये बेटा संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ये भारत है, भारत के बाद में ये बेटा बांग्लादेश, म्यांमार के बाद में ये चाइना से गुजरती है और फिर ताइवान से गुजरती है।
ठीक है, फिर ताइवान से गुजरती है। इसी में ठीक है, ऐसे भी आप सीख सकते हैं, ऐसे भी आप सीख सकते हैं। जैसे ये भी बेटा वो देश है जिनसे होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है, इसमें भी सब कुछ लिखा है। मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, और इसमें सऊदी अरब, ओमान, ये ओमान है, ठीक है ऐसे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, ये कंट्रीज़ के नाम, कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, अफ्रीका से पास करता है, एशिया से पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू वाटर बॉडीज, अटलांटिक इंडियन ओशियन से, अटलांटिक ओशियन से, पैसिफिक ओशियन से, ताइवान स्टेट से पास करता है, रेड सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इनके नाम भी आप याद कर लेना। 8 राज्यों में एक राज्य गुजरात है आपका, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झारखंड है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। इनमें ठीक है, इनमें अगर आप क्रम से याद रखेंगे तो गुजरात आ जाएगा, गुजरात के बाद में राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में फिर इसमें आएगा ये झारखंड के बाद में फिर आएगा ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगला जो सवाल है, ये 49 डिग्री अक्षांश किन किन के बीच में सीमांकन करता है? तो 49 डिग्री की अक्षांश जो रेखा है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा रेखा निर्धारित करती है। इसी प्रकार से जैसे 38 डिग्री पैरेलल पूछा जाए आपसे, 38 डिग्री पैरेलल किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, 38 डिग्री पैरेलल, ठीक। नेक्स्ट सवाल, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 91 डिग्री उत्तरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 45 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 45 डिग्री दक्षिण और ऑप्शन डी 91 डिग्री पश्चिम। तो इसमें से सही जवाब है बच्चों 45 डिग्री दक्षिण। देखो लिखा है एक स्थान की सही अक्षांशीय स्थिति। तो देखिए अक्षांश यदि आपने पढ़े हैं तो अक्षांश का जो मान है वो 0 से 90 के बीच में होता है, यानी अक्षांश का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 90। तो पहली बात तो आपको नंबर ध्यान देने हैं कि कभी भी अक्षांशीय स्थिति पूछी जाए और उसमें नंबर 91 से ज़्यादा हो तो निश्चित रूप से अक्षांश नहीं हो सकता है, चूँकि इसमें 91 है, जबकि अक्षांश का अधिकतम मान 90 हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन सिरे से खारिज हो गया। दूसरा 45 डिग्री पूरब लिखा है। इसमें आप ये जानते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं तो वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित होती हैं, ठीक है। यानी कि अक्षांश रेखाओं के सामने या तो L लिखा रहेगा या तो S लिखा रहेगा, कभी पूर्व और पश्चिम का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये पूर्व और पश्चिम शब्दों का प्रयोग देशांतर में किया जाता है, अक्षांशों में हमेशा नॉर्थ और साउथ का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गए। तो बचा कौन? 45 डिग्री दक्षिण, यही सही है। अगला सवाल, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, उपयुक्त में से किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, इन चारों देशों से मकर रेखा गुजरती है। आइए देखिए मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है। जैसे मकर रेखा ये रहा बेटा, मकर रेखा, ठीक है। किन किन देशों से मकर रेखा गुजरती है?
तो यहाँ से आप देखिए ये चिली है, दूसरा अर्जेंटीना है, तीसरा पराग्वे है। तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और फिर ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मकर रेखा 4 देशों से गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। फिर अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया के बाद में बोत्सवाना के बाद में दक्षिण अफ्रीका, और फिर ये आपका मोज़ेम्बिक, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ये मोज़ेम्बिक, और ये बेटा मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर के बाद में फिर ये ऑस्ट्रेलिया। और याद रखिएगा मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोज़ेम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से होकर के ये मकर रेखा गुजरती है। इन देशों के नाम याद रखिएगा। और इसके बाद में जो अगला सवाल है लिखा है दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन है चिली, पराग्वे, ब्राज़ील। तो चिली से होकर के गुजरती है, अभी आपने देखा, पराग्वे से होकर के, ब्राज़ील से। इसका सही जवाब है बेटा बोलीविया से होकर के ये मकर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आज के लिए मतलब इतना ही सेशन बेटा। जो अगली क्लास होगी उसमें हम जो है बेटा और कुछ देशांतर से संबंधित या जो कुछ भी छूटा हुआ है अक्षांश और देशांतर में उससे संबंधित एक वीडियो और लेकर के आएंगे। तो कुल मिलाकर के आपके पास में अक्षांश और देशांतर से संबंधित 3 से 4 वीडियो हो जाएंगे। और अगर आप ये 3-4 वीडियो को ध्यान से पढ़ते हैं और जो चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जाती हैं उसको समझते हैं, तो दावा है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे, किसी भी एग्ज़ाम में अक्षांश और देशांतर से संबंधित सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।